नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। चैप्टर नंबर 11 एक यात्रा यह भी, जिसके अंदर हमने आधा पार्ट देखा था। अब आगे का पार्ट देखते हैं कि वो मोहन जो है वो लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस स्टेशन में जाता है और सब हकीकत बता देता है। उसके बाद पुलिस वाला जो है वो सोचता है कि इन दोनों के साथ क्या किया जाए। अब आगे थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। इस थानेदार ने क्या कहा कि इस लड़की का बयान लेकर मैं एफआईआर लिखकर इसके माता पिता को तो हवालात में बंद कर देता हूँ, लेकिन इस लड़की को क्या करे उसकी मुझे चिंता है। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? थानेदार ने मोहन से पूछा कि क्या मोहन तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने नौ में सिर हिलाया कि मोहन ने नौ में सिर हिलाया कि ना नहीं हुई है। तो बोलो तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? कि थानेदार ने मोहन से क्या कहा कि तुम इस लड़की के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक यानी अचानक से प्रस्ताव से चकरा गया कि मोहन जो है वो ऐसे अचानक से शादी के प्रस्ताव से एकाएक चकरा जाता है, किंतु कुछ पल बाद लगता है कि इसमें बुराई भी क्या है। मैंने कहा, हाँ इससे तो पूछ लीजिए। कि मोहन को इस बात में कोई आपत्ति नहीं थी और वह उस लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और उसने कहा कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन इस लड़की से पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, लेकिन कि मोहन और वो लड़की एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या मोहन? तो मोहन ने थानेदार को कहा, नहीं बाबूजी से कहा, सॉरी, लेकिन यह भी भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती थी। कि मोहन की भाभी जो है वो उसकी छोटी बहन के साथ मोहन की शादी कराना चाहती थी और उन दोनों की बात भी तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा। कि मोहन क्या कहता है, उसने बहुत ही समझदारी बात की कि उसने कहा, बाबूजी कि मेरी भाभी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ पे कोई संकट नहीं है, लेकिन इस समय इस लड़की की जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है और इससे अहम बात की ये संकट में है, इसलिए विवाह करना प्रीतिकर लेकिन योग्य और मानवीय भी होगा। कि मोहन ने क्या कहा कि भाभी की बहन के ऊपर कोई संकट नहीं है, उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है, लेकिन फिलहाल इस लड़की के ऊपर संकट है, तो इसके साथ शादी करना योग्य भी है और मानवीय भी है। फिर लेकिन हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। कि शादी करने के लिए दोनों तैयार तो हो गए, लेकिन शादी जो है वो ऐसे तुरंत नहीं हो सकती। यदि लड़की घर गई तो फिर बेच दिए जाने का संकट है। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज होंगे, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। कि मोहन के सामने क्या समस्या खड़ी हुई कि वो लड़की को घर भी नहीं भेज सकता, क्योंकि उसके माँ बाप उसे फिर से बेच देंगे। अपने घर भी नहीं ले जा सकता क्योंकि भैया भाभी नाराज हो जाएंगे। इसलिए उसने जब थानेदार के सामने ये समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। कि कुछ समय के लिए इसको स्त्री निकेतन, नारी निकेतन यानी नारी गृह में रख देते हैं। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखाकर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। कि उस पुलिस वाले ने 15 दिन के बाद मोहन और उस लड़की की शादी एक मंदिर में करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? कि ऐसे पुलिस वाले कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कि मैं कोई कथा सुन रहा हूँ। कि वो बाबूजी जो है वो मोहन से क्या कहते हैं कि आजकल ऐसे पुलिस वाले कहाँ देखने को मिलते हैं, और तुम्हारी इस घटना के ऊपर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कि मैं कोई स्टोरी सुन रहा हूँ, कथा सुन रहा हूँ। ये सत्य हकीकत है, ये मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मोहन ने कहा, आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन ये थानेदार कवि भी है। कि मोहन, थानेदार की क्या विशेषता है कि वो एक कवि भी है, कवि सम्मेलनों में कविताएं भी पढ़ता है और इसकी कविता मानवीय संवेदनाओं से भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई
देता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए, यानी नाराज हो गए, क्योंकि मोहन ने उसकी छोटी बहन से शादी नहीं की और दूसरी लड़की से कर ली, इसलिए वो नाराज हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, कि एक तो भैया की साली जो थी उसके साथ मैंने शादी नहीं की, और दूसरा जिस लड़की से शादी की वह किसी और ज्ञाति की जाति की थी, इसलिए वो दोनों बहुत नाराज थे। तुम लोग ग्वालियर आ गए, बाबूजी ने कहा मोहन से कि इसलिए तुम ग्वालियर आ गए। तो हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह यानी गुजारा करना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु ये परायापन उस अपनेपन से अच्छा है जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहता है। कि मोहन क्या कहता है कि हम पराए शहर में हैं, हमें यहाँ पे कोई पहचानता नहीं है, फिर भी यहाँ पे हमें अच्छा लगता है कि यहाँ भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु ये परायापन हमें उस अपनेपन से अच्छा लगता है जो भैया भाभी हमें दिन रात ताने सुनाकर परेशान करते। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं की, बस ऑटो का दामन थाम लिया। दामन थामना यानी सहारा लेना। कि मोहन ने क्या कहा कि यहाँ पे मेरे लिए कोई नौकरी तो थी नहीं, इसलिए मैंने रिक्शा चलाने की शुरुआत कर दी और इसी के सहारे चल रहा हूँ, कविताएं लिखते हाँ चल रहा हूँ। वास्तव में मोहन तुम बहुत बड़े हो। उस बाबूजी ने क्या कहा कि सही में मोहन तुम एक बहुत महान व्यक्ति हो। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। कि बाबूजी ने मोहन से क्या कहा कि बड़े बड़े व्यक्ति क्या करते हैं कि नारी हित के बारे में लेक्चर देते हैं कि नारी के साथ ये अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, ये वो सब, उसके बारे में अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। कि वो एक तरफ नारी हित की बात करते हैं तो दूसरी और नारी के साथ बुरा व्यवहार भी करते हैं। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा भी लिया। लेकिन मोहन, तुमने तो एक सामान्य व्यक्ति होने के बाद भी उस लड़की को खराब दशा से बचा भी लिया और सम्मान के साथ अपने जीवन में जोड़ भी लिया। ये सब बाबूजी उस मोहन को कहते हैं। बाबूजी, इस कार्य से मुझे बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार इसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन ने क्या कहा कि बाबूजी, मैंने तो इस लड़की का एक बार उद्धार किया, किंतु ये लड़की तो मुझे बार बार संकटों से बाहर निकालती है और हरदम मेरा साथ देती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और हमारे मन में कितना बड़ा हो गया कि मोहन जो है वो उस पति पत्नी के दिमाग में मन में बहुत बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उससे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी, कि उनके गाड़ी का समय हो गया था, इसलिए मोहन उन्हें रेलवे स्टेशन लेकर आ गया। तो वह व्यक्ति बाबूजी जो है वो उसे 500 रुपये देते हैं और तब मोहन कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, रहने दो। तो कहते हैं कि ये तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी दे रहा हूँ। बाबूजी क्या कहता है कि ये तुम्हारे मेहनत का फल है, मैं तुम्हें कोई दान नहीं दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। मोहन क्या कहता है कि बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए थे, इसलिए मुझे उन दोनों का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन कल से आप दोनों से जब मैं मिला तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे मेरे माता पिता वापस मिल गए। इस सुख के आगे पैसे का कुछ मोल नहीं है। मोल यानी कीमत, कि इस प्यार के आगे पैसे की कोई कीमत नहीं है। पैसा तो और लोगों से भी मैं कमा लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरे भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। बाबूजी ने क्या कहा कि मोहन ने उसे बेटा बताया, तो बाबूजी ने क्या कहा कि मैं मेरे बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ, लेकिन ये तो बहुत है। मोहन ने क्या किया कि 500 रुपये तो बहुत ज्यादा है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वो 500 रुपये का नोट लेकर 300 उन्हें वापस कर देता है, यानी वो 200 रुपये अपने पास रख लेता है। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मैं फोन नंबर तो आपके पास है ही।
वो क्या कहता है कि इतने पैसे देकर मुझे अपने आप पराया मत कीजिए, और हाँ, आप जब भी ग्वालियर घूमने के लिए आइए तो मुझे बुला लेना, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। बाबूजी ने क्या कहा कि हाँ, मैं यहाँ पे आऊँगा ग्वालियर में तो अवश्य तुझे फ़ोन करके बुलाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये तुम्हें चुपचाप लेने ही पड़ेंगे। कि उन्होंने क्या कहा बाबूजी ने कि अगर ये तो 500 रुपये जो है वो चुपचाप ले लेगा तभी मैं तुम्हें यहाँ आऊँगा तो फ़ोन करूँगा। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए और वापस वो पैसे ले लेता है। जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त रख दी आपने बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? उसने प्रश्न किया कि मेरे पास भी आपका फ़ोन नंबर है ही, तो मैं क्या कभी कभी आपको फ़ोन कर सकता हूँ? तो उस बाबूजी ने कहा, हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा कि फ़ोन तुम मुझे कर सकते हो, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। तो उस पति पत्नी ने अपना नाम बताया कि मैं हूँ सत्यकेतु और मेरी पत्नी का नाम है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब आंख में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा, यानी देखता रहा। कि जब हम स्टेशन के अंदर चले गए तो वो हमें आंखों में अपनापन लिए निहारता रहता है। कि शुरुआत में मैंने कहा कि किस प्रकार एक सामान्य सा रिक्शा वाला एक स्त्री का कितना सम्मान करता है और इन दोनों पति पत्नी के साथ कितना अच्छा आत्मीयतापूर्ण और दिल छूने वाला व्यवहार करता है, वो हमने देखा। कि कभी भी किसी व्यक्ति को हमें सामान्य या छोटा काम करने वाला समझ लेना नहीं चाहिए। कि वो भले पैसे से अमीर नहीं हो लेकिन दिल का अमीर हो सकता है। तो इस पाठ से हमें यही सीखना है। थैंक यू।